नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने एक न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं एमसीक्यू की। ठीक है, एमसीक्यू की। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, आपसे वादा करता हूँ आप आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। ठीक है, और देखो दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, आईटीआई रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, जैसे कि यूपीपीसीएल टीजीटी हो गया, यूपी आरवीएनएल हो गया। ठीक है, रिसेंटली यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसरो हो गया, ठीक है, इसरो में भी रिसेंटली वैकेंसी है, ये आपको पता है जैसे। और डीआरडीओ हो गया, ठीक है, बीआरओ हो गया, ठीक है, भामा ऑटोमेट रिसर्च सेंटर, जैसे कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने एक ही सीरीज चला दी है। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर जरूर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप जब अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हिस्टैरिसीस चुंबकीय हानि परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा कि हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में एक ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा एच है जो बी से पश्चगामी रह जाता है, बी एच से पश्चगामी रह जाता है। बी और एच हमेशा समान रहते हैं। नियत अभिवय, अभिवय का मतलब होता है फ्लक्स दोस्तों। ठीक है, स्थापित करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सभी जो क्वेश्चन आएंगे, सभी से जो ऑप्शन रिलेटेड होंगे उससे मैं बताना चाहूँगा। सबसे डीपली से डीपली मैं जानने की कोशिश करूँगा आपके लिए। देखो दोस्तों, आपको जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो ये बी एच वक्कर होता है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों बी, और यहाँ पे होता है एच। ये दोस्तों ऐसे बनता है, कुछ आपको भी आईटीआई के अंदर पढ़ा है तो भी आपको पता है। यहाँ पे इसका गुण होता है निग्राहिता। क्या गुण होता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई कंडक्टर जा रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम लागू होता है या कौन सा नियम लगता है। ठीक है, तो एम्पियर का नियम आपको सभी को पता है। एम्पियर का नियम ओवरहेड लाइन के अंदर लगता है। ओवरहेड लाइनों में करंट की डायरेक्शन, ओवरहेड लाइनों में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है? एम्पियर का नियम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोर्क का स्क्रू नियम जो है ये क्या करता है? चालक के आसपास जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी जो दिशा जो ज्ञात करता है, वो कौन करता है? कौन सा नियम करता है? कोर्क का स्क्रू नियम। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर्क का स्क्रू नियम। अब पढ़ लेते हैं अपने को क्या कि एंड का नियम कहाँ लगता है। एंड का नियम लगता है विद्युत चुंबक। कहाँ लगता है दोस्तों? विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के ध्रुव, ठीक है, पोल, पोल को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है? एंड का नियम लगेगा। ठीक है, और जो फ्लेमिंग का 4 नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, तो ये कहाँ लगता है? जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। 4 ऑप्शन बता दिए मैंने, आपको बताया था कि 4 ऑप्शन मेरे से हो सके तो मैं बताऊंगा जरूर कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ईएमएफ की जनरेटर की ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। एंड का नियम होता है वो विद्युत चुंबक की ध्रुव ज्ञात करने के। कोर्क स्क्रू का नियम मैग्नेटिक फील्ड जितना भी जनरेट होता है किसी धारावाही चालक के अंदर, तो उसके डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कोर्क स्क्रू का एम ओम का नियम, एम्पियर का नियम, सॉरी दोस्तों, एम्पियर के नियम होता है वो क्या कहाँ लगता है? ओवरहेड लाइनों में लगता है। किसमें? करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए वो लगता है, दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अच्छा था ये दो। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सोल्डर में गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों पहला एंटीमनी, फास्फोरस, जिंक, सल्फर। तो आपको बता दूं किसकी बात कर रहा है ये? सोल्डर की बात कर रहा है। किसी सोल्डर में मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु अपने को बढ़ाना है तो कौन सी धातु मिलाएंगे? एंटीमनी धातु मिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट बनाना है, यही दोस्तों अगर घटाना आ जाए मेल्टिंग बिंदु, किसी सोल्डर में मेल्टिंग बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु घटाने के लिए उसमें सबसे उपयुक्त जो धातु मिलाई जाती है
उसका नाम बिस्मिथ है दोस्तों। क्या है? बिस्मिथ धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और जो सल्फर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक VIR केबल होती है, वेल्केनाइज इंडियन रबड़ केबल होती है। ठीक है, इसमें दरअसल होता क्या है, ये जो इसमें सामान्य रबड़ में 3 से 5%, मैं ये आकर बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, 3 से 5% तक इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, किसमें? वेल्केनाइज इंडियन रबड़ में। सल्फर दिया ना, तो इसीलिए मैंने बता दिया वेल्केनाइज इंडियन रबड़। ठीक है, गलनांक बिंदु बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, एंटीमनी कर देंगे। अगर घटाना है तो कौन सा कर देंगे? फिर विस्मित कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा विस्मित, यहाँ पे विस्मित कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है ना। यदि दो चालक एक ही दिशा में यदि दो चालक एक ही दिशा में क्या ले जा रहे हैं? करंट ले जा रहे हैं। ठीक है, ये एक चालक है, ये इस तरफ ले जा रहा है और ये इस तरफ ले जा रहा है करंट। ठीक है, ऐसे जा रही है करंट, एक ही दिशा में करंट अब पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रहा है, चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, दोनों जो चालक है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको पता है, ये तो सिंपल सा है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है दोस्तों। तो क्या होंगे? ये चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इससे यहाँ से फोर्स लगेगा और यहाँ से इसको यहाँ से फोर्स लगेगा। ठीक है, इससे फोर्स लगता जाएगा, यहाँ से प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। अगर यही उल्टा पूछ ले अपने को कि धारा क्या कर रहे हैं, एक चालक है, जो यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक चालक है और ये एक चालक है, ये इधर ले जा रहा है धारा और ये जो है वो इधर ले जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? प्रतिकर्षित में धारा विपरीत जाएगी। ठीक है, इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, क्योंकि उस समय प्रतिकर्षण धारा डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, एक ही धारा नहीं ले जाते हैं एक ही दिशा में, फिर ये ऐसे, ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा। ठीक है, ये वाला चालक अपने को इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा। ठीक है, और अब दरअसल इसमें ये एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, तो ये इधर फोर्स करेगा, ये इधर आकर्षित करने लग जाते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाते समय, और अब ये ऐसे होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है कि अधिष्ठापन। दोस्तों, अधिष्ठापन की इकाई क्या है? वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पीयर टर्न, हेनरी। तो मैं आपको बता देता हूं, जो अधिष्ठापन होता है इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। अब आपको पता हो गया, इंडक्टेंस की है मात्रक हेनरी होती है। अधिष्ठापन को इंडक्टेंस को अधिष्ठापन बोलते हैं, अधिष्ठापन को इंडक्टेंस बोलते हैं। इसके लिए इसका जो मात्रक या है इकाई होती है वो हेनरी होती है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन बढ़ लेते हैं। वेबर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, और जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। ठीक है, बी से रिप्रेजेंट कर ले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एम्पीयर टर्न होता है, ये होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। ठीक है, चुंबकत्व वाहक बल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और ये क्या है? बी है जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और फ्लक्स क्या है? वेबर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, फ्लक्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा सा क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक क्या है? टेजेंट गैल्वोमीटर है। ठीक है, टेजेंट गैल्वोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है, जबकि उसका चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। टेजेंट गैल्वोमीटर आपने देखा होगा कि उसकी सुई होती है वो अन्य मीटरों की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। ठीक है, और उसका जो ये पूछ रहा है कि उसका मैग्नेटिक फिर कैसा होगा? शून्य होगा, केंद्र के समान छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, चुंबकीय छोटी होगी। कई ऑप्शन ऐसे आते हैं कि दरअसल अपने देखते ही अपने तुक्का मारने लगते हैं। तुक्का कैसे मारते हैं कि चुंबकीय सुई छोटी होगी तो उसका बहुत बड़ा होगा, बस सीधी सी बात है। नहीं, अपने को समझना है कि चुंबकीय सुई छोटी है, उसका जो मैग्नेटिक होता है वो केंद्र के समान छोटा होता है। ठीक है, केंद्र के समान होता है और छोटा होता है। ठीक है, केंद्र के समान होता है और हमेशा छोटा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये जो टेजेंट गैल्वोमीटर है, आप बताओगे मेरे को कि ये जो टेजेंट गैल्वोमीटर है ये क्या है? ये दोस्तों एक मिनट रुको, आपने यहाँ कर लेते हैं ना। ये टेजेंट गैल्वोमीटर है, ये प्राथमिक यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होते हैं, उसके अंदर आता है। आगे क्वेश्चन आएगा इसका, मैं फुल डिटेल से बताऊंगा।
प्राइमरी यहाँ अपने बोल सकते हैं इसको निरपेक्ष यंत्र, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है, निरपेक्ष यंत्र, ठीक है दोस्तों। और ये मैं आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों ये जो टेजेंट कैलोमीटर होता है ये क्या मापता है दोस्तों। जैसे वोल्ट मीटर वोल्टेज, एमीटर धारा, पावर फैक्टर मीटर शक्ति गुणांक, ठीक है, वाट मीटर शक्ति गुणांक, ठीक है, और जो और भी ओम होते हैं, ओम मीटर होता है प्रतिरोध मापने के लिए। ये किस लिए उपयोग में होता है, ये किस लिए उपयोग में होता है, आप कमेंट करके बताओ जल्दी से। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा मैं उस पेन को, उस कमेंट को मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले को ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या था उसका, केंद्र के समान और छोटा होता है, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक होता है। चलो क्वेश्चन अगले नेक्स्ट को ले लेते हैं कि ऐसे यंत्र जो पूर्व निर्धारित पैमाने पर विद्युतीय राशि के मान को प्रदर्शित करता है उसे क्या, उसे यंत्र कहते हैं। अब मैंने बताया था कि आगे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ गया। तो उस यंत्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सेकेंडरी यंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए कि सेकेंडरी का तो क्या है, ऑप्शन ही दिया ही नहीं इन्होंने, सेकेंडरी का ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने, दिया एनालॉग डिजिटल ए दोनों दिया, डेजेंट किलोमीटर टेजेंट किलोमीटर आपको पता है कौन सा होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, प्राथमिक यंत्र होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के ही क्या है, पार्ट है, एनालॉग और डिजिटल। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है इसका, इसलिए इसका राइट आंसर है अपने जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, ए व बी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो टेजेंट गैलोमीटर एक क्या होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र होते हैं जो किसी वैद्युतिक राशि को, वे यह यंत्र, टेजेंट एक गैलोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो वैद्युतिक राशि को, वैद्युतिक राशि, राशि लिख देते ना, हाँ, वैद्युतिक राशि की केवल रिप्रेजेंट दर्शाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन को दर्शाता है, या अपने बोल सकते हैं ऊपर से उपस्थिति को दर्शाता है, उपस्थिति को दर्शाता है हमेशा। कौन सा, टेजेंट गैल्वेमीटर, ठीक है, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा क्या है कि ऐसे यंत्र जो पूर्व निर्धारित पैमाने पर वैद्युतिक राशि के मान को प्रदर्शित करता है उसे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और एनालॉग यंत्र और डिजिटल यंत्र ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के ही एग्जाम्पल होते हैं, पार्ट होते हैं, सॉरी इसके ही पार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैगर का उपयोग आप करते हैं। हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए मैगर का उपयोग करते हैं, ठीक है। 100 किलो ओम से अधिक भी अबो रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए मैगर का उपयोग करते हैं। ओम मीटर का भी पोस्ट ऑफिस अर्थ टेस्टर, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। अब देखो दोस्तों मैं कुछ आपको लिखवाने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। देखो पहला ये है कि एक बार प्रेरकत्व, ठीक है, क्या है कि प्रेरकत्व एग्जाम के अंदर आता है, प्रेरकत्व मापने के लिए निम्न में से कौन से ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग, मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, या मैक्सवेल आ सकता है, या आ सकता है इसके अलावा, अब वो यहाँ पे लगा देना एडरसन, सभी याद कर लेना, एडरसन ब्रिज, एडरसन ब्रिज। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि डिटेल में बता रहे अपने, क्वेश्चन कम होंगे, कम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, आप इसको पूरा जरूर देखें क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज, एडरसन ब्रिज, हे ब्रिज, ठीक है। कौन सा प्रेरकत्व मापने के लिए, 2 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है धारिता, धारिता मापने के लिए निम्न में से कौन सा ब्रिज का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। देखो दोस्तों पहला आता है शेयरिंग ब्रिज, कौन सा आता है, शेयरिंग ब्रिज। उसके बाद आता है वीन ब्रिज, ठीक है, वीन दोस्तों वैन नहीं है, वीन है, वैन फ्रिक्वेंसी के लिए आएगा, आगे बताऊंगा, वैन ब्रिज। और उसके बाद आता है, यहाँ आ सकता है डी छोटी ब्रिज, कौन सा आ सकता है, डी छोटी ब्रिज, डी छोटी ब्रिज के लिए इसका उपयोग करते हैं। और आवर्ती मापी के लिए यहाँ पे आ जाओ, आवर्ती मापी, आवर्ती फ्रिक्वेंसी मापी के लिए किस प्रकार का ब्रिज करते हैं, तो वेन ब्रिज, किस प्रकार का, तो किस प्रकार का ब्रिज उपयोग में करते हैं, वेन ब्रिज। अब देखो दोबारा मैं बताऊंगा, रिपीट करूंगा, अगर समझ में ना आ रहा तो लिख लो, बोल के बता देता हूँ। प्रेरकत्व मापने के लिए मैक्सवेल ब्रिज, एडरसन ब्रिज,
हे ब्रिज, ठीक है। और धारिता मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज, वीन ब्रिज और डी शोटी ब्रिज। आवर्ती मापने के लिए वेन ब्रिज का उपयोग करते हैं। अब देखो दोस्तों, जो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो 4 नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू टॉपिक मिला है कि एक अन्योन्य प्रेरण जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, इसके सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों लिख लेना, हेवी साइड ब्रिज। कौन सा? हेवी साइड ब्रिज का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके, कौन सा हेवी साइड ब्रिज का उपयोग करते हैं, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस मापने के लिए। लिख लेना साइड से, कॉपी में छुप के, किसी को पता ना लगे, ठीक है। जिसने ये वीडियो देखी है बहुत फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, बताऊंगा मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर यदि किसी परिणामत्र में कोर में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर कोर में रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, एडी करंट लॉस घट जाता है, ए व सी। देखो ये पहले इसका आंसर बता देता हूँ, फिर इसकी डिटेल में बढ़ाते हैं कि जो ट्रांसफार्मर अगर कोर में अगर अपनी सिलिकॉन की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, रजिस्ट्रिविटी भी बढ़ती है और एडी करंट लॉस कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो क्या हो जाए, सी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि इसमें ए व सी दोनों दे रखा है, रजिस्ट्रिविटी बढ़ती है और एडी करंट लॉस घटता है, ठीक है। एडी करंट का अन्य नाम होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा याद के लिए, क्या होता है, फोकाल्ट करंट। क्या होता है? फोकाल्ट करंट, आपको पता है ना, फोकाल्ट करंट। इसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब देखो ट्रांसफार्मर के, इसके मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं तो क्या होता है, एक तो रीजन ये बता देना कि रजिस्टिविटी है बढ़ती है, ठीक है। उसके एक ये कारण हो गया। उसके बाद 2 नंबर जो कारण है वो मैं लिख रहा हूँ, एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। परमेबिलिटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस जो लूप का एरिया होता है, लूप का क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है, इंक्रीज होने लग डिक्रीज, ठीक है, घटता है दोस्तों, सॉरी घटने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। पहला कारण क्या बताया मैंने, पहला कारण ये बताया है कि सिलिकॉन की अगर मात्रा बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, परमिलिबिलिटी बढ़ जाती है, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया घटने लगता है। और जिसे मैग्नेटिक करंट होती है दोस्तों, इसके अंदर जो आई एम होती है मैग्नेटिक करंट, वो भी क्या है, घटने लग जाती है, ठीक है। आई एम करंट, मैग्नेटिक करंट होती है वो घटने लग जाती है, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस घटता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसलिए अब देखो सिलिकॉन की मात्रा अपने भी अंदाजा से फुल भर दी, सिलिकॉन सिलिकॉन कर दिया निरा, ऐसे नहीं करना है। सिलिकॉन को अपने एक फिक्स आंकड़ा रखते हैं कि 3% से अधिक इसके अंदर कोर के अंदर नहीं मिलाया जाता, ठीक है, ठीक है। और देखो अगर इससे ज़्यादा अपने अगर इसने ज़्यादा मिला देते हैं तो ये क्या होती है, ये जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की वो भंगूर हो जाती है, ठीक है, फिर आसानी से टूट जाती है, आसानी से टूट जाती है। इसलिए इसको ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए कि अपने को बस एक्स्ट्रा से ज़्यादा ही मिला दी, हो ही ना कम, मतलब हो लॉस ही ना हो किसी प्रकार का, वो फिर कोर टूट जाती है। ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए, 3% तक इसकी जो मात्रा रखते हैं मिलाते हैं, जिससे कि वो आसानी से भंगुर ना हो जाए, जिससे ज़्यादा कोर आसानी से ना टूट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रीजन होता है सब कुछ, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर की अपने बात करें तो ये ओनली एसी सप्लाई पर कार्य करता है। डीसी सप्लाई दे सो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है सप्लाई के साथ जुड़ी होती है, वो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसकी जो दक्षता अपनी लिखते हैं 96 से 99% तक, कहीं इसकी दक्षता 95 से 98% तक मिलती है, 95 से 98 और कहीं 96 से 99% तक मिलती है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, बोल सकते हैं उसको। और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन बता दिए इसमें आपको, इस कारण ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के तार का साइज किस बार पर निर्भर करता है, निर्भर करता है पावर फैक्टर पर, ट्रांसफार्मर पर, लोड पर, प्रवाहित धारा पर। तो
ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर बना देते हैं अपने। ये देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, तो इसमें जो तार है उसकी जो साइज है वो किस बात पर निर्भर करेगी? इसमें तार का साइज किस बात पर निर्भर करेगा? तो दोस्तों इसमें जो तार का साइज है वो इसमें से होने वाली करंट, होने वाली प्रवाहित धारा पर निर्भर करेगा कि इस तार का साइज क्या होगा। इस तार का साइज क्या होगा वो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा लोड के साथ जुड़ी होती है, और क्या? हाँ, ऑप्शन के साथ। पावर फैक्टर, देखो पावर फैक्टर हमेशा इसका क्या होता है? पश्चगामी होता है। किसका? ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? पश्चगामी होता है। अब देखो दोस्तों, उसमें एक और बात याद आ गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लिए। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, एक फ्रिक्वेंसी आती है जिसका मान होता है 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए इसकी कोर का जो साइज होता है 0.55 mm होता है, ठीक है, 0.5 mm, सॉरी। 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए ट्रांसफार्मर की कोर की साइज का मान 0.55 mm होता है। यहीं से फ्रिक्वेंसी बढ़कर इंक्रीज हो जाए, 50 हर्ट्ज हो जाए, तो इसकी कोर का साइज भी बढ़ जाता है, 3.5 mm होता है। चोरी छुपके से लिख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 25 हर्ट्ज के लिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। 25 हर्ट्ज के लिए कोर, ट्रांसफार्मर की कोर का साइज कितना होता है? 0.5 mm। या 0.5 mm के लिए निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों इसमें ये भी होगा, प्रवाहित धारा पर करता है। और उसके बाद देखो, एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता कब देती है, या हमेशा किस लोड पर होता है? तो आपको बता दो, हमेशा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे ही मैक्सिमम दक्षता देगा, ठीक है। हमेशा अधिकतम दक्षता हमेशा ज्ञात की जाती है फुल लोड पे। अधिकतम दक्षता कब होती है उसकी मैक्सिमम दक्षता? जब आयरन लॉस किस लॉस के बराबर हो जाए? सिंपल दोस्तों है, कॉपर लॉस के बराबर हो जाए। किस लॉस के? कॉपर लॉस के। आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, लोह हानि कॉपर हानि के बराबर हो जाए, और या स्थिर हानि बराबर वेरिएबल हानि हो जाए। या एक इसका दो टॉपिक और आता है, ये तो आपको पता है, न्यू बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि स्थिर हानि बटे, और जो अस्थिर हानि है, लोह हानि और ताम्र हानि का जो अनुपात है वो 1 आ जाए, तब ट्रांसफार्मर की दक्षता हमेशा मैक्सिमम होगी। या ऐसे आ जाए, स्थिर हानि माइनस अस्थिर हानि की जो अस्थिर हानि का जो इसका जो अंतर है वो हमेशा 0 के बराबर आ जाए, तो वो क्या, उस समय ट्रांसफार्मर की दक्षता। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन चले जाते हैं दोस्तों बीटेक के लिए, इसलिए अपना नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली अपने बराबर वाले पढ़ते हैं, भाग और जीरो वाला नहीं पढ़ते हैं। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 4 कंडीशन पे हमेशा ट्रांसफार्मर की, 3 कंडीशन पे ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम दक्षता होती है, नाम अलग अलग हो जाते हैं वैसे, मैक्सिमम दक्षता होती है, और फुल लोड पे हमेशा ज्ञात की जाती है अधिकतम दक्षता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर कैपेसिटिव लोड के लिए वोल्टेज नियमन। देखो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि किसी ट्रांसफार्मर में कैपेसिटिव लोड के लिए वोल्टेज नियमन होता है, तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ऋणात्मक होता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। और आप मेरे को बताओगे, यहाँ पे संधारित्र है, और बात कल अपने इंडक्टिव लोड के लिए। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड के लिए आप बताओगे कि इंडक्टिव लोड के लिए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन है वो कैसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब येलो कलर अच्छा लगता है ना, कि जब एक रोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक हो जाए उस समय स्लिप क्या होगी? रोटर की गति एन आर है मान लो, और जो सिंक्रोनस गति है एन एस है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि रोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक है, ठीक है। क्या है? तुल्यकालिक गति से इधर है, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और अपने यहाँ पे लिख देते हैं एन एस। ये कंडीशन बता रहा है कि रोटर की गति है वो सिंक्रोनस गति से अधिक है, तो उस समय स्लिप का मान क्या होगा? तो उस समय स्लिप का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? इसको कहाँ सेट करें भाई, ये तो तब भी नहीं आ रहा। हाँ, अब आ जाएगा। देखो ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखो, अगर बाई चांस कंडीशन, अब तो ये है बाई चांस कंडीशन अपने को पूछ ले एग्जाम के अंदर,
कि रोटर की गति है बताइए वो तुल्यकालिक गति के बराबर है, उस समय स्लिप नहीं पूछेगा, उस समय वो बताओ कि फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा। होगी गोल कहानी, ठीक है। कि क्वेश्चन आएगा कि रोटर की गति तुल्यकालिक गति के बराबर है, उस समय फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा। ऑप्शन देगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इकाई। तो आपको क्या करना होगा, उस समय शून्य की तरफ जाना होगा, क्योंकि जो स्लिप होती है उस समय क्या होती है, जीरो हो जाती है, जब रोटर गति का मान सिंक्रोनस गति के मान के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी 4 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालीन गति की 90% है, तो मोटर की वास्तविक गति। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य क्या है, अपने को सीधे करे इसका निकाला भी अपने रट रखा है कि 2 पोल के लिए 50 हर्ट्ज अगर फ्रिक्वेंसी दी हो तो उससे में मोटर की गति तुल्यकालिक गति कितनी होती है, 3000 आरपीएम, ठीक है। और 4 दे दिए जो 1500, ठीक है। तो 4 दिया हुआ है, 1500 तरफ भागेंगे, ऐसा कर देंगे सीधा। पर ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आगे देखो क्या कह रहा है कि समकालीन गति की 90% है। अब देखो समकालीन गति अपने इस आंकड़े से निकालनी होगी। समकालीन गति कौन सी होती है, तुल्यकालिक गति का ही अन्य नाम है समकालीन गति। समकालीन गति निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और के लिए 50 आरपीएम आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया। अब देखो उसकी समकालीन गति की 90% है। अब आपको पता है एनएस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है यार, यूपीपीसीएल की तैयारी करोगे इतना तो याद ही होगा ना, 120 इंटू एफ अपॉन के अंदर पी। ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे, 120 फ्रिक्वेंसी निकालें और 4 निकालें, कैलकुलेशन करेंगे 1500 आरपीएम आ जाएगा। अब देखो एनएस अपने के पास आ गया आपकी 1500 आरपीएम आ गया। अब ये कह रहा है समकालीन गति की 90% है, तो 1500 का दोस्तों 90% निकाल देंगे, ठीक है। 90% निकालेंगे तो इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या होगा, 1350 आरपीएम आएगी। क्या आएगी, 1350 आरपीएम आएगी, क्योंकि इसमें समकालीन गति की 90% आगे क्वेश्चन को एक स्टेप और ले गया। ये क्या किया इसने कि अपने यहाँ तक देखा और क्वेश्चन को डायरेक्ट 1500 आरपीएम किया। ऐसा नहीं करना है अपने को। अब देखो क्वेश्चन इतना ही तो आता ही था एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसकी गति ये है, स्लिप निकालो, रोटर फ्रिक्वेंसी निकालो। अब देखो एक क्वेश्चन स्टेप आगे और ले गया, समकालीन गति की 90% है, कहाँ घुस गया ये, मैथ के अंदर घुस गया है। 90% है, 10% है, 5% है, कितना भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ऑप्शन को पूरा पढ़ें, फिर ही क्वेश्चन की तरफ जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि नो लोड की परिस्थितियों में किसी इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों। तो सिंपल सा आंकड़ा है, फिक्स आंकड़ा है। नो लोड की अगर कंडीशन हो किसी इंडक्शन मोटर के अंदर, तो उस समय जिस मोटर का पावर फैक्टर, उस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, 0.5 लेगिंग होता है दोस्तों। क्या होता है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। बोल रहा है कि एक मध्याह्न मोटर का आउटपुट इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या होता है। अब देखो नया क्वेश्चन आ गया, मध्याह्न मोटर पता ही नहीं क्या है, कौन सी मोटर पता ही नहीं। अब तो पता लग गया होगा ना। एक सिंगल फेज मोटर होती है हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर का अन्य नाम होता है मध्याह्न मोटर। लिख लेना कॉपी में, मध्याह्न मोटर, या इसको बोल सकते हैं स्थैल्य मोटर। कौन सी, स्थैल्य मोटर। हिस्टेरेसिस हानि को स्थैल्य हानि बोलते हैं ना, स्थैल्य हानि, इसलिए स्थैल्य मोटर बोल सकते हैं। मध्याह्न मोटर भी आ सकती है। और पूछ रहा है आउटपुट इंडक्शन मोटर की तुलना में, तो क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, ठीक है। इसके आउटपुट होता है वो इंडक्शन मोटर की तुलना में 1/4 होता है। अब देखो मध्याह्न मोटर क्या होती है, हिस्टेरेसिस इसमें क्या होती है दोस्तों, वाइंडिंग अपने नहीं करते हैं, ठीक है। वाइंडिंग इसमें नहीं होती है। इसके रोटर में क्या होते हैं, दांते नहीं होते हैं। इसका जो मोटर का पावर फैक्टर होता है वो कम होता है अन्य मोटर की अपेक्षा, और पावर फैक्टर कम होता है तो इसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी, वो भी कम होती है। और इसका जो यूज करते हैं अपनी मध्याह्न मोटर का उपयोग साउंड रिकॉर्डर में, SOUND साउंड रिकॉर्डर में करते हैं। टाइम डिवाइस में इसका उपयोग करते हैं। चुंबकीय घड़ी होती है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इतने सारे उपयोग बता दिए मैंने। और पूछ ले उल्टा क्वेश्चन आ जाए,
क्या पूछ रहे, उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि एक रिलेक्टेंस मोटर का, सुनते रहना, सीधा बता देता हूँ। क्वेश्चन आया कि एक रिलेक्टेंस मोटर का जो एचपी रेटिंग होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कितनी होती है। एचपी रेटिंग इंडक्शन मोटर की पूछेगा, इंडक्शन मोटर की एचपी रेटिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कितनी होती है दोस्तों। 1/3 गुना होती है उसमें, ठीक है, 1/3 गुना होती है, याद रख लेना, फिक्स आंकड़ा है इसका। तो हमें 1/4 करेंगे। अगर पूछ रही इलेक्ट्रेंस मोटर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में जो एचपी रेटिंग होती है वो 1/3 गुना होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो मोटर वाला आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कह रहे हैं कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर उपयोग में ले जाती है। शेडेड पोल, स्थायी कैपेसिटर, कैपेसिटर, सार्वभौमिक मोटर। सार्वभौमिक मोटर का अन्य नाम होता है यूनिवर्सल। अब तो पहचान गए होंगे यूनिवर्सल मोटर। तो इसका उपयोग करते हैं किसके अंदर, सार्वभौमिक मोटर का उपयोग करते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन के अंदर, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा। देखो पहले अपनी सार्वभौमिक मोटर ले लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर। मोटर की गति 3000 आरपीएम से 15000 आरपीएम तक हो सकती है, बहुत होती है जैसे रोटेशन पर मिनट। कौन सी सप्लाई पर वर्क करती है, एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करती है। इसका जो सिद्धांत होता है वो डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी तरह होता है सेम। डीसी मोटर का जो सिद्धांत लागू होता है वो इसी मोटर के पर लागू होता है। इसकी जो रोटेशन जो गति होती है वो क्या होती है, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। लोड जैसे जैसे लोड बढ़ेगा गति गति घटती जाएगी, ठीक है। देखो इसका उपयोग देखते हैं अपने जो मिक्सर होता है, मिक्सर के अंदर अपने देखो अपने ज़्यादा मसाला डाल दिया उसके अंदर, मतलब ज़्यादा कोई मिक्सर अपने जूस बना रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा डाल दिया, जितना ज़्यादा डालेगा वो जितना यहाँ पे जो घुर्नी होती है, चक्री सी होती है जो काटने के लिए, वो उतना कम चलेगी, ठीक है। ज़्यादा लोड होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। अगर लोड कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, सीधा सीधा समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यूज पूछ रहा है ना, यूज बताना चाहूंगा मैं आपको। जो सेडर पोल मोटर होती है उसका उपयोग अपने करते हैं कूलर के पंप में, ठीक है। कूलर के पंप में, कूलर देखते ही दोस्तों सिंपल सा याद करना है भी, कूलर अपने को देखते ही सीधी मोटर याद आनी चाहिए। कौन सी मोटर उपयोग में, कूलर का पंप, ठीक है। फिर अपने देखा अपने घर में सिंपल सा आता है कि टेबल फैन, टेबल फैन देखते ही याद आनी चाहिए भी कौन सी मोटर होती है, सेडर पोल मोटर, ठीक है। स्थायी कैपेसिटर मोटर तो सिंगल फैन, सीलिंग फैन छत के पंखे होते हैं, छत के पंखे देखना देखते ही सीधा आना चाहिए याद भी इसमें स्थायी कैपेसिटर मोटर, ऐसे याद होता है। और टेबल फैन के अंदर भी ये उपयोग में लेते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, ये रेफ्रिजरेटर। फ्रिज को देखते ही अपने को ये याद आना चाहिए, कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। फ्रिज देखा, इसमें दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, उसको बताओ जो भी उसके पास है, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, इसमें स्थायी कैपेसिटर होती है, इसमें शेडर मोटर, ऐसे याद होते हैं दोस्तों। तो ड्रिलिंग मशीन में अब उसका उपयोग बता दिया। इसमें यूनिवर्सल का तो बहुत होता है, जो मशीन होती है, जो सिलाई मशीन होती है दर्जी के पास, उसके अंदर इसका उपयोग, मिक्सर के अंदर, ग्राइंडर के अंदर, ड्रिल मशीन के अंदर भी इसका उपयोग में कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा था ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक अल्टरनेटर का विभव नियमन वोल्टेज रेगुलेशन पश्चगामी लोड पर कैसा होता है। क्या होता है, एक अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक का विभव वोल्टेज रेगुलेशन पश्चगामी लैगिंग लैगिंग लोड पर कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य इकाई। तो दोस्तों कैसा होता है, धनात्मक होता है। पश्चगामी लोड पर उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पश्चगामी लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा धनात्मक आएगा। और उल्टा पूछ ले, अगर अगर ग्रामी लोड के लिए, अगर ग्रामी लोड के लिए उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका मान कैसा आएगा फिर, तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। कौन सा आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अग्रगामी लोड के लिए ऋणात्मक करना, पश्चगामी लोड के लिए अग्रगामी करना, अग्रगामी क्या, धनात्मक करना, ठीक है। अब देखो एक इसकी जो खासियत बात मैं बता रहा हूँ अपने लिए क्या है, जितना वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होगा अपने लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही गुड बेटर होगा अपने के लिए कि अपने वोल्टेज रेगुलेशन का मान है अल्टरनेटर के अंदर कम से कम रखें। वोल्टेज रेगुलेशन का मान अल्टरनेटर के अंदर कम से कम रखें जिससे कि अपने को एक अच्छा आउटपुट प्रदान हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर किसको ले लेते हैं, 19 को लेते हैं कि यदि किसी अल्टरनेटर में जैसे जैसे
आवृत्ति का मान बढ़ता है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ईएमएफ का मान भी बढ़ता जाएगा। वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी घूर्णन आर्मेचर वाले 3 फेज डेल्टा संयोजित प्रत्यावर्तक में खालिस्तान होंगे। स्लिप रिंग की बात कर रहा है, 3 फेज स्लिप रिंग, 4 स्लिप रिंग लगी होती हैं, 6 लगी होती है स्लिप रिंग। तो कौन सा है? 3 फेज डेल्टा संयोजित है घूर्णन। कौन सा संयोजन है? डेल्टा संयोजन है। इसीलिए इसके अंदर जो स्लिप रिंग प्रयोग में लेते हैं अपने 4 लेते हैं, 4 स्लिप रिंग प्रयोग में लेते हैं। सर्पी वल्य बोलता है स्लिप रिंग को दोस्तों। अब मेरे को कमेंट करके बताओगे आपकी स्लिप रिंग किस धातु की बनी होती है। यहाँ तक देखते हैं कौन कौन भाई है मेरा जो वीडियो देख रहा है, क्या बताना है कि दोस्तों जो स्लिप रिंग होती है वो किस धातु की बनी होती है। ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों। और यहाँ तक आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।